नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का दिल से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए मिक्स टेस्ट लेकर आए हैं, जिसमें विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, संस्कृत और गणित, ये पांचों सब्जेक्ट से दोस्तों 40 काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। ठीक है दोस्तों, आपको करना क्या है कि सारा प्रश्न का दोस्तों पहले आपको आंसर खुद से गेस करना है और उसका जवाब देना है। इसके बाद ही दोस्तों हमारे आंसर को आप देखिएगा। ठीक है, और वीडियो के अंत में आप सभी विद्यार्थी मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा कि इन 40 प्रश्नों में से कितना प्रश्न का जवाब आप बिल्कुल सही दिए हैं। ठीक है, ईमानदारी पूर्वक से दोस्तों आप सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, और दोस्तों इस टेस्ट को आप सभी विद्यार्थी पूरी कंसंट्रेशन के साथ दीजिए दोस्तों, डेडिकेशन के साथ दीजिए। एक भी प्रश्न को स्किप मत कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि टेस्ट देने से आपके अंदर आत्मविश्वास आता है, जो आपको एग्जाम हॉल में दोस्तों काफ़ी मदद करेगा। ठीक है, इसलिए आप सभी विद्यार्थी अंत तक जरूर बने रहिएगा इस टेस्ट में। ठीक है, तो आइए फिर हम इस वीडियो का स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने, साधारण ताप पर फास्फोरस का अणु सूत्र है। देखिए, ऑप्शन ए में लिखा हुआ है P, बी में लिखा है P2, सी में लिखा है P3 और डी में लिखा है P4। तो दोस्तों आपको पहला नंबर प्रश्न बताना है कि साधारण ताप पर फास्फोरस का अणु सूत्र है, तो P4 है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो हुआ आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। हम दूसरा नंबर कहता है कि विद्युत बल्ब में कौन सा गैस भरा जाता है। देखिए, ऑप्शन ए में लिखा हुआ दोस्तों निष्क्रिय गैस, बी में लिखा हुआ क्लोरीन गैस और सी में लिखा है हाइड्रोजन गैस और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। बताइए आप सभी विद्यार्थी, इसका आंसर गेस कीजिए दोस्तों कि क्या आंसर होगा। आपको बताना है कि विद्युत बल्ब में दोस्तों कौन सा गैस भरा जाता है। तो निष्क्रिय गैस भरा जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। तीसरा नंबर कहता है कि हीरा और ग्रेफाइट किसका अप्रूप होता है। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। ऑप्शन ए में लिखा हुआ कार्बन, बी में लिखा है चांदी, सी में लिखा है सोना और डी में लिखा है लोहा। बताइए आप सभी विद्यार्थी, इसका आंसर आपको बताना है कि हीरा और ग्रेफाइट दोस्तों किसका अप्रूप है, अप्रूप होता है। तो कार्बन का अप्रूप होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अच्छे तरीके से आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। चौथा नंबर देखिएगा, कहता है विटामिन बी के कारण कौन सा रोग होता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है एड्स, बी में लिखा है बेरी, सी में लिखा है घेंघा और डी में लिखा है मधुमेह। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको बताना है कि विटामिन बी के कारण दोस्तों कौन सा रोग होता है, यानी दोस्तों जिस इंसान को विटामिन बी का कमी होगा उसको कौन सा रोग होगा। तो बेरी रोग होगा बाबू, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। अब देखिए, आयोडीन की कमी से दोस्तों घेंघा रोग होता है, इसको भी आपको साथ में याद रखना है। और इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है, ये भी आप साथ में याद रखिएगा। ठीक है, देखिए पांचवा नंबर प्रश्न, आप सभी विद्यार्थी आंसर जल्दी से गेस कीजिएगा। आपको बताना कि अंडाणु निषेचन होता है। ऑप्शन ए में लिखा है योनि से, बी में लिखा है गर्भाशय से और सी में लिखा है फ्लोपियन नलिका से और डी में लिखा है अंडाशय से। तो आपको बताना कि अंडाणु निषेचन होता है तो फ्लोपियन नलिका से होता है दोस्तों। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। यहाँ पे छठा नंबर कहता है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। आपको छठा नंबर प्रश्न में दोस्तों बताना है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। तो 4 कोष्ठ होते हैं बाबू, आपको इसको याद रखना है। ये काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार बिहार बोर्ड इसको पूछा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। यहाँ पे हम 7 नंबर कहता है कि रक्त का थक्का किस अवयव के द्वारा बनता है। दोस्तों आपको इस 7 नंबर प्रश्न में बताना है कि रक्त का थक्का जो है किस अवयव के द्वारा बनता है। तो ऑप्शन ए में लिखा है हेमोग्लोबिन, बी में लिखा है प्लेटलेट, सी में लिखा है प्लाज्मा और डी में लिखा है लसिका। तो दोस्तों आपको बताना है कि रक्त का जो थक्का है वो किस अवयव के द्वारा बनता है। तो प्लेटलेट्स के द्वारा बनता है बाबू। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों मानव का जो ब्लड होता है दोस्तों वो लाल किसके कारण दिखाई देता है। तो हेमोग्लोबिन के कारण दिखाई देता है दोस्तों। आपको इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखिएगा। 8वां नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है कि तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए में लिखा है महाराष्ट्र, बी में लिखा है राजस्थान, सी में लिखा है तमिलनाडु और डी में लिखा है गुजरात। बताइए कमेंट बॉक्स में छापिए इसका आंसर कि क्या राइट आंसर होगा। आपको बताना कि तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में दोस्तों, किस राज्य में स्थित है। तो महाराष्ट्र में स्थित है बाबू। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिएगा यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न, आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो में दोस्तों 1 से लेकर 40 तक
पूरी डेडिकेशन के साथ बने रहिएगा और सभी प्रश्न का आंसर गेस कीजिए बाबू, और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में छापिए, ठीक है। इससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस दोस्तों डेवलप होगा, जो दोस्तों आपको काफ़ी मदद करेगा जब आप एग्ज़ाम देने जाइएगा तो, ठीक है। इसलिए इस टेस्ट को आप सभी विद्यार्थी पूरी कॉन्सेंट्रेशन से डेडिकेशन के साथ दीजिए, और वीडियो के अंत में मुझे कमेंट बॉक्स करके बताइएगा कि 40 प्रश्न में से कितना प्रश्न का जवाब बिल्कुल सही दिए हैं ईमानदारी पूर्वक से, ठीक है। चलिए देखिएगा यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न कहता है कि बायोगैस में मीथेन की मात्रा लगभग होता है। आपको बताना है कि बायोगैस में दोस्तों मीथेन की जो मात्रा होता है वो लगभग होता है, तो कितना होता है, 75% होता है दोस्तों। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल आपका सही आंसर हो गया, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 10वां नंबर कहता है कि निम्न में से किसे पवनों का देश कहा जाता है। दोस्तों आपको 10वां नंबर प्रश्न बताना है कि निम्न में से किसे पवनों का देश कहा जाता है। दोस्तों देखिए डेनमार्क को दोस्तों पवनों का देश कहा जाता है, डेनमार्क को दोस्तों पवनों का देश कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं हम। देखिएगा 11 नंबर प्रश्न कहता है कि सुखाड़ क्या है। ऑप्शन ए में लिखा है प्राकृतिक आपदा, बी में लिखा मानव जनित आपदा, सी में लिखा है सामान्य आपदा, डी में लिखा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको 11 नंबर प्रश्न में दोस्तों आपको यहाँ पे बताना है कि सुखाड़ क्या है। तो प्राकृतिक आपदा जो है दोस्तों ये सुखाड़ है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आपको इसको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिएगा 12 नंबर का है सूखे के लिए जिम्मेवार कारक है। ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में लिखा है भूकंप, बी में लिखा है वर्षा की कमी, सी में लिखा है ज्वालामुखी विस्फोट, और डी में लिखा है बाढ़। तो दोस्तों आपको बताना है दोस्तों कि सूखे के लिए जिम्मेवार कारक है दोस्तों। तो देखिए वर्षा की कमी जो है ना दोस्तों, ये सूखे के लिए जिम्मेवार कारक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको इसको अच्छी तरीके से याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 13 नंबर देखिए कहता है कि विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना दोस्तों किस वर्ष की गई है। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको बताना है कि विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना किस वर्ष की गई। तो 1995 ईस्वी में किया गया। 1995 ईस्वी में दोस्तों विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किया गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा 14 नंबर कहता है कि भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय कम है। ऑप्शन ए में लिखा बिहार, बी में लिखा गोवा, सी में लिखा दिल्ली, और डी में लिखा मुंबई। अपने से दोस्तों इसका आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में क्या होगा। देखिए आपको दोस्तों आंसर देने से आपको फायदा क्या होगा ना कि अगर जिस प्रश्न का आप आंसर गेस किए हैं, जैसे में इसका प्रश्न जो आप आंसर अभी गेस कर रहे होंगे और उसका आंसर बिल्कुल सही जाएगा, तो आपके अंदर दोस्तों एक खुशी महसूस होगा, जो दोस्तों आपको पढ़ने पर मोटिवेट करेगा कि हम भी पढ़ रहे हैं, हम भी तेज स्टूडेंट हैं, ठीक है। इसलिए आंसर दोस्तों आप जरूर गेस कीजिए कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो आपको बताना है क्या कि यहाँ पर लिखा है भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय दोस्तों कम है। तो देखिए दोस्तों बिहार का जो प्रति व्यक्ति आय है ना वो कम है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा ना आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और जब आपसे पूछेगा कि भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय अधिक है, तो अधिक दोस्तों गोवा का, ये भी आपको साथ में याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 15 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन सा है। दोस्तों आपको बताना है इस प्रश्न में कि भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य जो है दोस्तों वो कौन सा है। तो कर्नाटक है दोस्तों, ठीक, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखिएगा 16 नंबर देखिए कहता है गैरिबोल्डी पेशे से क्या था। दोस्तों आपको बताना है कि गैरिबोल्डी जो था पेशे से क्या था, नाभिक, सिपाही या किसान या तो जमींदार। तो दोस्तों गैरिबोल्डी जो था पेशे से क्या था, तो नाभिक था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं। 17 नंबर का था यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। ऑप्शन में लिखा है तुर्की, बी में लिखा है मिस्र, सी में लिखा है यूनान, और डी में लिखा है इंग्लैंड। तो दोस्तों आपको बताना है 17 नंबर प्रश्न में कि यूरोप का मरीज जो है किसे कहा जाता है दोस्तों। तो तुर्की को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा 18 नंबर का था भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ। लल्लन टॉप प्रश्न है दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ऑप्शन देखिए यहाँ पे ए में लिखा हुआ 1838 लिखा है दोस्तों, सॉरी। और देखिए यहाँ पर बी में लिखा हुआ 1858, और देखिए सी में लिखा हुआ दोस्तों 1881, और डी में लिखा दोस्तों 1911। तो आपको ये 18 नंबर प्रश्न बताना है कि भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ दोस्तों। तो 1881 ईस्वी में पारित हुआ। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखिएगा
19 नंबर, जो प्रश्न आप जान रहे हैं दोस्तों, जिसमें कॉन्फिडेंस है, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में दोस्तों फटाफट छापते चलिए। आपको काफ़ी दोस्तों आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होते जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए 19 नंबर प्रश्न बताने का प्रयास कीजिए। कहता है कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है। ऑप्शन ए में लिखा है यूरेनियम, बी में लिखा है पेट्रोलियम, सी में लिखा है चूना पत्थर और डी में लिखा है कोयला। तो दोस्तों आपको ये 19 नंबर प्रश्न में दोस्तों बताना है कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ दोस्तों पाया जाता है। तो पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। हम 20 नंबर कहता है कि भारत में सबसे अधिक गेहूं कहाँ होता है। दोस्तों आपको 20 नंबर प्रश्न है जो इसमें आपको बताना कि भारत में सबसे अधिक गेहूं जो है दोस्तों कहाँ होता है। पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में या तो झारखंड में। तो देखिए भारत में सबसे अधिक गेहूं जो होता है दोस्तों उत्तर प्रदेश में होता है। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा आपका बिल्कुल 20 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। देखिएगा यहाँ पे 21 नंबर कहता है गांधी जी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में लिखा है शिक्षक दिवस, बी में लिखा है स्वतंत्रता दिवस, देखिए सी में लिखा है अहिंसा दिवस और डी में लिखा है मानवता दिवस। तो दोस्तों आपको बताना है कि गांधी जी के जन्म दिवस को किस रूप में दोस्तों मनाया जाता है। तो दोस्तों अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला देखिएगा यहाँ पर 22 नंबर कहता है भारत माता कहाँ निवास करती है। ऑप्शन ए में लिखा है दिल्ली में, बी में लिखा हुआ है शहर में, सी में लिखा है गाँव में और डी में लिखा है दोस्तों मुंबई में। तो दोस्तों आपको 22 नंबर प्रश्न बताना है कि भारत माता कहाँ निवास करती है। तो गाँव में दोस्तों भारत माता निवास करती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा आपका बिल्कुल 22 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। हम 23 नंबर प्रश्न यहाँ पर बताइएगा दोस्तों। कहता है कि परंपरा का मूल्यांकन है। परंपरा का दोस्तों मूल्यांकन है। देखिए ऑप्शन ए में लिखा हुआ है निबंध, बी में लिखा हुआ कहानी, सी में लिखा है नाटक और डी में लिखा हुआ है उपन्यास। ठीक है, तो आपको बताना है दोस्तों इस प्रश्न में कि परंपरा का मूल्यांकन है तो क्या है, निबंध है बाबू, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए जो हुआ आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 24 नंबर कहता है बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ। ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी शानदार प्रश्न है। 24 नंबर आपको बताना है इस प्रश्न में कि बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत का दोस्तों जो जन्म हुआ वो कब हुआ। तो 1925 ईस्वी में हुआ दोस्तों। आपको इसको याद रखना है कब हुआ, 1925 ईस्वी में दोस्तों अमरकांत का जन्म हुआ, जो बहादुर कहानी का लेखक हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो हुआ ना बाबू आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। यहाँ पर 25 नंबर प्रश्न, आप सभी विद्यार्थी इसका आंसर गेस कीजिएगा। आपको बताना कि कमर कसना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन में लिखा हुआ है कमर को बांधना, बी में लिखा हुआ है तैयार होना और देखिए सी में लिखा हुआ बहुत परिश्रम करना और डी में लिखा हुआ है खड़ा होना। ठीक है, तो आपको इस प्रश्न में बताना है दोस्तों कि कमर कसना मुहावरे का जो अर्थ है वो क्या है। तो दोस्तों क्या है, तैयार होना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 25 का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। किसे महसूस होने लगा कि आकाश अनंत है। दोस्तों काफ़ी शानदार प्रश्न। ऑप्शन ए में लिखा है सीता को, बी में लिखा है पुष्पा को, सी में लिखा है लक्ष्मी को और डी में लिखा हुआ दोस्तों यहाँ पे सीता को। ठीक है, आपको बताना है कि किसे महसूस होने लगा कि आकाश तो है जो दोस्तों अनंत है। तो देखिए सीता को दोस्तों महसूस होने लगा कि आकाश जो है अनंत है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 27 नंबर कहता है कि भारत का सबसे प्राचीनतम भाषा कौन सी है। ऑप्शन ए में लिखा है मगही, बी में लिखा हुआ है प्राकृत, सी में लिखा है संस्कृत और डी में लिखा हुआ है हिंदी। तो आपको दोस्तों ये 27 नंबर प्रश्न में बताना है कि भारत का सबसे प्राचीनतम भाषा कौन सी है। तो संस्कृत है बाबू, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी जो हुआ बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, आप सभी विद्यार्थी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में छापिएगा, गेस कीजिएगा। आपको बताना है कि धरती कब तक घूमेगी पाठ में किसकी प्रधानता दी गई है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है नारी की, बी में लिखा है पुरुष की, सी में लिखा है बच्चों की और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको ये 28 नंबर प्रश्न में बताना है कि धरती कब तक घूमेगी पाठ में किसकी प्रधानता दी गई है। तो नारी की दी गई है दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अच्छे तरीके से आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं।
अगला यहाँ पर देखिएगा 29 नंबर कहता है कि गंगा नदी के ऊपर पटना में किस सेतु का निर्माण हुआ है। दोस्तों ये भी काफ़ी शानदार प्रश्न है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है कृष्ण सेतु, बी में लिखा है गांधी सेतु, और यहाँ सी में लिखा हुआ है इंद्र सेतु, और डी में लिखा है नेहरू सेतु। तो दोस्तों आपको 29 नंबर प्रश्न में बताना है कि गंगा नदी के ऊपर पटना में किस सेतु का निर्माण हुआ है। दोस्तों तो किस सेतु का निर्माण हुआ है बाबू, तो गांधी सेतु का निर्माण हुआ है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा कि वेद कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए में लिखा है 1, बी में लिखा है 4, सी में लिखा है 5, और डी में लिखा हुआ 8। तो दोस्तों आपको बताना है कि वेद कितने प्रकार के होते हैं। तो वेद बाबू 4 प्रकार के होते हैं, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर आपका बी जो हुआ बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 31 नंबर। यहाँ तक दोस्तों हम 30 प्रश्न कर चुके हैं। आगे आपको 40 प्रश्न और मतलब 10 प्रश्न और बचा हुआ है। टोटल आपका 40 प्रश्न है। ठीक है, वीडियो के अंत में दोस्तों आप सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि इन 40 प्रश्नों में से दोस्तों कितना प्रश्न का जवाब आप बिल्कुल सही दिए हैं। और सारा विद्यार्थी ईमानदारी पूर्वक दोस्तों कमेंट बॉक्स में लीजिएगा। जितना भी आपका सही होगा बाबू ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, चलिए देखिएगा यहाँ पे 31 नंबर प्रश्न यहाँ पर बताना है आपको कि उपनिषद के रचनाकार कौन है। ऑप्शन ए में लिखा है वेद व्यास, बी में लिखा है कालिदास, और देखिए सी में लिखा है चाणक्य, और डी में लिखा है विदुर। बताइए दोस्तों, आंसर गेस कीजिए, कमेंट बॉक्स में छापिए। आपको बताना है कि उपनिषद के रचनाकार दोस्तों कौन है, तो वेद व्यास हैं बाबू। ठीक है, याद रखना है आपको, ये सब सारा प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 32 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए, कहता है कि सुख का वहन करने वाला कौन है। अब ऑप्शन ए में लिखा हुआ हिंसा, बी में लिखा अहिंसा, सी में लिखा है सत्य, और डी में लिखा है असत्य। तो दोस्तों आपको ये 32 नंबर प्रश्न में यहाँ पर बताना है कि सुख का दोस्तों वहन करने वाला कौन है। तो अहिंसा है। कौन है दोस्तों, अहिंसा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपको इसको अच्छी तरीके से याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 33 नंबर। कहता है कि कर्ण किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहे थे। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में लिखा है कौरव के पक्ष से, बी में लिखा है पांडव के पक्ष से, और सी में लिखा है राम के पक्ष से, और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं था। दोस्तों ये 33 नंबर प्रश्न में आपको यहाँ पे बताना है कि कर्ण किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहे थे। तो कौरव के पक्ष से दोस्तों कर्ण युद्ध लड़ रहे थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर दोस्तों ए जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा 34 नंबर। कहता है बाल विवाह के विरुद्ध किसने महान प्रयास किया। ऑप्शन ए में लिखा है मूल शंकर ने, बी में लिखा हुआ है देव शंकर ने, और सी में लिखा हुआ है शिव शंकर ने, और डी में लिखा हुआ है हेमचंद्र ने। तो दोस्तों इसका प्रश्न आप सभी विद्यार्थी गेस कीजिए कि राइट आंसर क्या होगा। आपको बताना है कि बाल विवाह के विरुद्ध किसने महान प्रयास किया। तो मूल शंकर ने दोस्तों बाल विवाह के विरुद्ध महान प्रयास किया। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 35 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिएगा। कहता है कि कौ से इंटू में tan ए बराबर भाट। ठीक है दोस्तों, आपको यहाँ पर बताना कि कौ से इंटू में tan इजकल टू क्या होगा। तो देखिए दोस्तों आपको यहाँ पर बताते हैं। यहाँ पर तो कौ से लिखा हुआ इसी तरह से लिख लेते हैं, और यहाँ पर देखिए tan ए लिखा हुआ दोस्तों। ठीक है, और आपको यहाँ पर साइड में हम लिख कर बताते हैं कि देखिए tan ए बराबर दोस्तों एक फार्मूला होता है। इसको फिर से आपको लिखते हैं हम। देखिए यहाँ पे दोस्तों tan ए बराबर क्या बराबर दोस्तों, tan ए बराबर हमारा एक फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है बाबू, तो sin ए बटे में होता है दोस्तों cos ए। इसको आप याद कर लीजिएगा, ये फार्मूला है। ठीक है, tan ए बराबर फार्मूला क्या होता है, तो sin ए और बटे में cos ए होता है। तो tan ए की जगह पर दोस्तों क्या हम यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं, sin ए और बटे में दोस्तों क्या लिख सकते हैं, बटे में cos ए लिख सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक। आप देखिए cos ए कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या केवल दोस्तों हमारा यहाँ पे sin ए बचा। तो हमारा राइट आंसर जो होगा क्या होगा, sin ए होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया हुआ है। समझ गए सारे विद्यार्थी। चलिए कितना विद्यार्थी को दोस्तों ये 35 नंबर प्रश्न सही हुआ है, कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर हमारा 35 नंबर प्रश्न सही गया है। चलिए अगला प्रश्न हम देखिए 36 नंबर प्रश्न बताने का प्रश्न की प्रयास कीजिएगा। आपको बताना है कि गोला के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निम्न में से कौन होगा अगर त्रिज्या r हो। तो गोला का देखिए दोस्तों संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है ना, वो 4 पाई r स्क्वायर होता है। कितना होता है, 4 पाई r स्क्वायर होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, और देखिए गोला का जो आयतन होता है दोस्तों, गोला का आयतन वो 4/3 पाई r क्यूब होता है। गोला का जो आयतन होता है दोस्तों, गोला का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब होता है। इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है,
है। चलिए 37 नंबर प्रश्न आप सभी विद्यार्थी बनाइए, इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको पूछता है कि बहुपद x स्क्वायर माइनस 11 के शून्यंक है। आपको शून्यंक निकालने के लिए कहा है दोस्तों, तो कैसे निकालिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 11 के शून्यंक, तो शून्यंक निकालने के लिए कहा है दोस्तों, तो हम बराबर में कितना कर लेंगे, 0 कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से एक्स स्क्वायर लिखेंगे, अरे देखिए 11 बराबर की साइड माइनस में है दोस्तों, बराबर के उस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर है दोस्तों, एक्स स्क्वायर है, तो स्क्वायर को दोस्तों हम क्या करते हैं, बराबर के उस साइड भेज देते हैं, तो अंडर रूट इस तरह से चढ़ जाएगा ना, और यहाँ पर प्लस माइनस दोनों का साइन आएगा दोस्तों। जब स्क्वायर को दोस्तों बराबर के उस साइड भेजते हैं, अंडर रूट चढ़ता है, तो प्लस माइनस दोनों का साइन आता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से एक्स बराबर आपको यहाँ से निकल के आया √11 और दोस्तों क्या माइनस अंडर रूट 11, ये दोनों निकल कर आया दोस्तों। ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस दोनों साइन हमारा है। ठीक, तो देखिए ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है अंडर रूट 11 और माइनस अंडर रूट 11, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो हुआ आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। समझ गए, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे 38 नंबर प्रश्न कहता है कि 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त का व्यास है। ये भी प्रश्न काफ़ी शानदार है, बनाइए आप सभी विद्यार्थी। देखिए क्या कहता है कि 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त का व्यास है। देखिए वृत्त का दोस्तों हमारा क्षेत्रफल क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, जानते हैं आप सभी विद्यार्थी कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर होता है। और हमारा कितना क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं वृत्त का क्षेत्रफल के बराबर दोस्तों इसको हम लिख लेते हैं 64 पाई। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में। अब पाई से पाई दोस्तों यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से आर स्क्वायर बराबर दोस्तों कितना हो गया, 64 हो गया। ठीक है, अब स्क्वायर को दोस्तों बराबर के उस साइड भेजेंगे, तो यहाँ पर क्या इस तरह से आके अंडर रूट चढ़ेगा, तो 64 का दोस्तों वर्गमूल कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा बाबू, 64 का वर्गमूल तो 8 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ से ध्यानपूर्वक समझिएगा कि हमको आपसे क्या पूछा गया है कि 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त का व्यास है। व्यास को दोस्तों इंग्लिश में हम डायमीटर बोलते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, यानी दोस्तों आपसे डायमीटर पूछा जा रहा है। और दोस्तों हमारा यहाँ पर देखिए जो हमारा यहाँ पर व्यास होता है ना दोस्तों, व्यास कहने का मतलब जो डायमीटर होता है वो रेडियस का दोस्तों दोगुना होता है। ठीक है, रेडियस को दोस्तों हम हिंदी में त्रिज्या बोलते हैं, याद रखिएगा, छोटा छोटा बात है। तो देखिए त्रिज्या का जो दोस्तों हमारा 8 सेंटीमीटर यहाँ पर है, त्रिज्या कितना हमारा है, 8 सेंटीमीटर है। देखिए यहाँ फिर से लिखते हैं त्रिज्या दोस्तों, अगर जो हमारा 8 सेंटीमीटर है बाबू, तो डायमीटर जो होगा हमारा कितना हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो हमारा व्यास होता है, डायमीटर होता है, वो त्रिज्या का दोगुना होता है। ठीक है, व्यास जो होता है दोस्तों, डायमीटर जो होता है त्रिज्या का क्या होता है, दोगुना होता है। तो हमारा त्रिज्या दोस्तों यानी कि रेडियस 8 सेंटीमीटर है, तो हमारा डायमीटर 16 सेंटीमीटर हो जाएगा ना। किसी को समझने में दिक्कत नहीं होगा बाबू, काफ़ी बेसिक को ध्यान रखते हुए बताएं। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही यहाँ पर आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 39 नंबर प्रश्न कहता है कि साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री का मान है। तो साइन 45 डिग्री मान बताइए। जितना ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू दोस्तों सभी को याद कर जाइए, आपका बोर्ड एग्जाम एकदम क्वेश्चन इससे रहेगा। ठीक है, तो साइन 45 डिग्री का मान दोस्तों कितना होता है, 1/√2 होता है। और इसका स्क्वायर चढ़ाया हुआ है, तो यहाँ पर भी हम स्क्वायर चढ़ा देते हैं और माइनस लिखेंगे। कॉस 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/√2 होता है। ठीक है, और यहाँ पर भी दोस्तों स्क्वायर चढ़ाया हुआ है, तो यहाँ पर भी हम स्क्वायर इसी तरह से चढ़ा देते हैं। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, और √2 का जब स्क्वायर कीजिएगा दोस्तों, तो अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2 बचेगा। और यहाँ पर भी उसी तरह से हो जाएगा, तो हाफ माइनस हाफ कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा 40 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है कि पाई क्या है। ऑप्शन ए में लिखा एक परिमेय संख्या है, बी में लिखा एक अपरिमेय संख्या है, और देखिए सी में लिखा हुआ है पूर्ण संख्या है, और डी में लिखा हुआ एक सम संख्या है। तो पाई दोस्तों क्या है, तो एक अपरिमेय संख्या है बाबू, इसमें कभी कंफ्यूज मत कीजिएगा, हमेशा याद रखिएगा कि पाई क्या है, तो एक अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी विद्यार्थी के समय पे 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने हम रख चुके हैं। ये 40 में से कितना प्रश्न का जवाब आप बिल्कुल सही दिए हैं बाबू, ईमानदारी पूर्वक से कमेंट बॉक्स में करके बताइए। जितना आपका सही होगा ईमानदारी पूर्वक लिखिएगा बाबू, झूठ मत बोलिएगा। ठीक है, कमेंट का आप सभी विद्यार्थी का हम रिप्लाई देंगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और ये वीडियो दोस्तों आपको पसंद आया तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड के पास शेयर करें। ठीक है, और अगर जो अभी तक आप सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आपको लाइव क्लास का नोटिफिकेशन समय से मिलता रहेगा। ठीक है, आप सभी विद्यार्थी से हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक मन लगाकर पढ़ाई करते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।